कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था 2022 में दोस्तों, उसमें सीडीपी का किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों आपका सीडीपी से ही क्वेश्चन है। और बेसिकली दोस्तों जो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाला है दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन सीडीपी का ही है। और दोस्तों ये बीपीएससी एचएम एग्जाम में पूछा हुआ था 2022 में। और एचएम का मतलब क्या होता है दोस्तों ने, हेडमास्टर का एग्जाम 2022 में जो आप लोग का मई जून में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण से संबंधित है दोस्तों। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो गया ना, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपके बीपीएससी के एचएम वाले एग्जाम में। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, एचएम का मतलब होता है हेडमास्टर। यानी 2022 में जो शिक्षक भर्ती का बिहार में एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें सीडीपी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और एक बार आप लोग सुन लीजिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैथ्स को रिपीट नहीं करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन, यानी निम्न में से कौन सीखने के लिए रचनावाद दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया था दोस्तों। ठीक है, जो जो विद्यार्थी एग्जाम दिए थे उसको भले भांति पता है कि 4 ऑप्शन दिया था, किसी में 5 ऑप्शन दिया था। तो आपको यहाँ वहां से चूज करना था कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेव वाइगोस्की। ठीक है, वाइगोस्की और जीन पियाजे दोनों ही जो है दोस्तों रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऑप्शन में जीन पियाजे नहीं था दोस्तों, ओनली फॉर वाइगोस्की था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाइगोस्की। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों, एक बच्चे के सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है। तो एक कोई बच्चा है, ठीक है, और उसका सामाजिक शिक्षा कब से शुरू हो जाता है, क्वेश्चन में यह पूछा गया था। तो उसका जो वास्तविक सामाजिक शिक्षा है दोस्तों, वो जैसे ही वो जन्म लेता है शुरू हो जाता है। ठीक है, एक बच्चे का जैसे ही जन्म होता है उसका सामाजिक शिक्षा शुरू हो जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसे ही वह जन्म लेता है। और जरा देखिए दोस्तों, ये भी आपका 2022 एचएम वाले एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से आपका क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्न में से कौन सीखने के अवधारणा में सुधार के लिए एक रणनीति है। और ये भी दोस्तों बीपीएससी एचएम वाले एग्जाम 2022 में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सक्रिय निषेध। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ना, सक्रिय निषेध इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिए। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों, ये कोठारी आयोग से क्वेश्चन पूछा है ना। क्वेश्चन है कि शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है। ठीक, और ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों बीपीएससी वाले जो है बीपीएससी एचएम वाले एग्जाम में 2022 में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोगों का अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएगा और उसका एग्जाम भी आप लोगों का जल्द ही होगा दोस्तों। तो उस विद्यार्थियों के लिए यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं दोस्तों कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी देखिएगा। ठीक है, और जो दोस्तों की हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो फटाफट लाइक कीजिए और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा है। विशेष रूप से व्यक्त किया गया एक दृष्टिकोण है।
मीन्स क्या हुआ दोस्तों, क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो स्टेटमेंट है दोस्तों, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। और ये भी क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों 2022 वाले शिक्षक भर्ती के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि दोस्तों आपके ऑप्शन में नहीं था। तो इसमें आपको कौन वाले ऑप्शन में टिक करना था दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों बीपीएससी एचएम वाले एग्जाम 2022 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 7। तो स्वामी विवेकानंद ने किस अवधारणा पर बल दिया है। तो स्वामी विवेकानंद ने जो है दोस्तों किस अवधारणा पर बल दिया है, क्वेश्चन में यह पूछा गया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मानव निर्माण शिक्षा। क्या हो जाएगा ना, मानव निर्माण शिक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। सहकारी अधिगम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। और यह भी शिक्षक भर्ती 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉनसन और स्मिथ। क्या हो जाएगा दोस्तों, जॉनसन और स्मिथ हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ था दोस्तों, कि किसने यह सुझाव दिया कि, है ना, किसने यह सुझाव दिया कि अहंकारवाद, देखिए दोस्तों कि अहंकारवाद छोटे बच्चे के भाषा सीखने को प्रभावित करता है। और ये भी 2022 वाले शिक्षक भर्ती, बिहार के शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह जो सुझाव दिया था दोस्तों, उस व्यक्ति का क्या नाम था ना, जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे जो है दोस्तों, ये बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों रूसों से संबंधित क्वेश्चन था, कि रूसों की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, जॉन ड्यूवी, ठीक है। जॉन ड्यूव जो है दोस्तों रूसों की स्वतंत्रता की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके बीपीएससी वाले एग्जाम में 2022 में जो एग्जाम हुआ था शिक्षक भर्ती का, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि यकीन नहीं है तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं ना, नेट है ही, है ना, आप लोग के सभी स्टूडेंट के पास फ़ोन तो होगा ही दोस्तों, ठीक है। फ़ोन से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हाँ वास्तव में ये क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ दोस्तों कि सो करके उठ गया और वीडियो बनाने बैठ गया दोस्तों। सबसे पहले मैं रिसर्च कर लेता हूँ, ठीक है, इधर उधर से देख लेता हूँ कि आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है दोस्तों, संविधान से क्वेश्चन है दोस्तों। तो संविधान से क्वेश्चन क्या है, कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है, ठीक। तो कौन सा अनुच्छेद दोस्तों ना, आर्टिकल 350A, ठीक है। आर्टिकल 350A जो है दोस्तों भारत के संविधान में, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है दोस्तों, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 350 से। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ दोस्तों 2022 में शिक्षक भर्ती वाली एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाला जो अभी जो 7th फेज जो टीचर वैकेंसी वाला जो एग्जाम होने वाला दोस्तों, उसके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या दोस्तों, मैंने जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ दोस्तों, ये सारा का सारा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लेकिन इस बार एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या पूछा है जरा देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा कि पुस्तक द लाइफ डिवाइन, ठीक है, एक पुस्तक है दोस्तों जिसका क्या नाम है, द लाइफ डिवाइन, किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो है दोस्तों लिखी गई है अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा ना, अरविंद घोष जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बिहार का 7th फेज टीचर वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन को रट लीजिएगा, ठीक है, चूंकि ये 2022 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। आगे चले दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 13। तो निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना में एक केंद्र बिंदु है। और ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी एचएम वाले एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ना, विद्यार्थी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों विद्यार्थी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 14।
ना क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है दोस्तों कि किस प्रकार का अनुसंधान सिद्धांत विकास से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। क्या हो जाएगा ना, क्रियात्मक अनुसंधान इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके बीपीएससी एचएम वाले एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार वाले बिहार में जो 7th फेज की टीचर वैकेंसी के एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, उसको लेकर के यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो संज्ञानात्मक क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा, ठीक है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अध्ययन का क्षेत्र है, तो इसका अध्ययन का क्षेत्र क्या है दोस्तों ना, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है। और जीन पियाजे जो है दोस्तों आपका एटम बम है, ठीक है। चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट का टेट एग्जाम क्यों ना हो दोस्तों, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और ले वाइगोस्की जो है दोस्तों एटम बम की तरह काम करता है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाओं की संख्या है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दिया है दोस्तों, ठीक है। और ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जाने से पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। यहाँ तक हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा दोस्तों। आगे बढ़ें, देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों कि सार्वभौमिक बुद्धि पद सबसे पहले किसने गढ़ा था। और ये भी दोस्तों 2022 में, ये 2022 वाला में शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम में पूछा हुआ था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलमैन, ठीक है। और मैं यहाँ पे बेसिकली जितना भी क्वेश्चन को लाया हूँ दोस्तों, कि बिहार शिक्षक भर्ती 2022 वाला जितना ही एग्जाम हुआ था दोस्तों, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सिलेक्शन लाया हूँ दोस्तों। इस वीडियो में सारा का सारा 2022 वाला है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सार्वभौमिक बुद्धि के मॉडल में कितने सार्वभौमिक क्षमताएं शामिल हैं। तो कितने शामिल है दोस्तों, 150, ठीक है, सार्वभौमिक क्षमताएं शामिल है। ओके, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर रही हैं। उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इस बार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के आकलन का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन आया हुआ है भी है, और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, नैदानिक आकलन। क्या हो जाएगा दोस्तों ना, नैदानिक आकलन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया दोस्तों कि बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार है। तो 6 से लेकर के 14 साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, 6 से लेकर के 14 साल। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है ना, बीपीएससी एचएम वाले एग्जाम में 2022 वाला एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के दौरान बौद्धिक विकास की विशेषता है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों, 4 ऑप्शन आपको चूज करना था कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों एचएम वाले एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था दोस्तों कि मूर्त सामग्री के संबंध में तर्क विकसित होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है दोस्तों वो लॉरेंस कोहलबर्ग से है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों, 4 ऑप्शन में आपको चूज करना था कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है। तो दोस्तों फालिक चरण कोई होता ही नहीं है, ठीक है। ये फालिक चरण कोई होता ही नहीं है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ठीक है। इसने जो है दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास को 3 स्तर में बांटा है। एक हो गया दोस्तों परंपरागत स्तर, जिसको परंपरागत चरण बोलते हैं। नंबर 2 हो गया दोस्तों पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है। और नंबर 3 हो गया दोस्तों पश्चिम परंपरागत स्तर, ठीक है। ये 3 ही स्तर में लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या है ना नैतिक विकास को डिवाइड किया है, ठीक है। कोई फालिक चरण नाम का चीज नहीं होता है दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के, ठीक है, सिद्धांत के अंदर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 फिर है दोस्तों जीन पियाजे से संबंधित है। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि जीन पियाजे एटम बम है, ठीक है। जीन पियाजे से आपका 5-6 क्वेश्चन हर सीडीपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों,
है ना, चाहे वो सीटेट का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे आपका बीपीएससी वाला एग्जाम क्यों ना हो दोस्तों, ठीक है। और अब होने वाला दोस्तों बिहार का 7th फेज वाला टीचर वैकेंसी का एग्जाम, ठीक है, तो उसमें भी जीन प्याजे से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, एकदम पूछे ही पूछे जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के अनुसार संरक्षण के संक्रियात्मक विकास की किस चरण में उभरता है। तो किस चरण में उभरता है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक चरण में। कौन से चरण में, न मूर्त संक्रियात्मक चरण में। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाला एग्जाम्स में, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी कारक समाजीकरण का विरोध करता है। तो असुरक्षा। असुरक्षा एक ऐसा एलिमेंट है दोस्तों जो समाजीकरण का विरोध करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि कौन सी अवस्था बच्चों का अपने समकक्ष समूह में शामिल होना दर्शाती है। तो कौन सी अवस्था में एक बच्चा जो होता है दोस्तों अपने समकक्षों समूह में शामिल हो जाता है दोस्तों, तो वह अवस्था होती है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था होती है दोस्तों, ना वह अवस्था होती है किशोरावस्था, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी एचएम वाले एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन को कम मत आकिएगा, ये सारे क्वेश्चन को रट जाइएगा दोस्तों। एक टाइम खाना नहीं खाइएगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन को रट जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, एक डिसलेक्सिया शिक्षार्थी किस से पीड़ित होता है। उसका जो होता है दोस्तों पठन विकार से संबंधित होता है, ठीक है। यानी पठन विकार से पीड़ित होता है वह शिक्षार्थी यानी वह विद्यार्थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यानी डिसलेक्सिया से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो सीटेट का एग्जाम भी क्यों ना हो, या फिर आपके बिहार वाले शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम क्यों ना हो दोस्तों, आपको डिसलेक्सिया से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। और ये 2022 में पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और इस बार भी पूछेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, इस बार भी पूछेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह का यहाँ पे काम होना चाहिए दोस्तों, काम के कितने न्यूनतम घंटों को निर्धारित करता है। तो दोस्तों इन्हें 45 घंटे काम करना होता है एक सप्ताह में। कितना दोस्तों, ना 45 घंटा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 घंटा। एक सप्ताह में कितना दिन होता है दोस्तों, एक सप्ताह में आपका होता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, 7 दिन होता है। 45 को यदि हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा दोस्तों, यानी 6.25 घंटा करके हमको एक दिन में काम करना होता है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, तो देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि समाचार पत्र के माध्यम से सीखना किस प्रकार की शिक्षा है। यह क्वेश्चन भी आपका पूछेगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका पूछेगा, तो क्या है दोस्तों, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम लोग हिंदी से बोलते हैं गैर औपचारिक शिक्षा है। क्या है दोस्तों, ना गैर औपचारिक शिक्षा है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये फिर से पूछेगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से पूछेगा। आपके बिहार वाले 7th फेज का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, टीचर वाला एग्जाम, उसमें फिर से यह क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि गुप्त पाठ्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो गुप्त पाठ्यक्रम का जो है दोस्तों फिलिप डब्ल्यू जैक्सन को माना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा फिलिप डब्ल्यू जैक्सन, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि भारत में 10+2+3 शिक्षा के पैटर्न की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो दोस्तों 1986 में आया था, उसके द्वारा सिफारिश किया गया था 10+2+3, ठीक है, शिक्षा पैटर्न की सिफारिश, ठीक है। तो दोस्त इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए 30 क्वेश्चन, और हमें लगता है दोस्तों कि 30 क्वेश्चन में आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, देखिए मेरा फंडा एक ही होता है दोस्तों कि बेसिक टू एडवांस, ठीक है। और आप लोग का भी फंडा यही होना चाहिए दोस्तों, बेसिक टू एडवांस। यदि कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले बेसिक चीज़ों को कर लेता है दोस्तों, क्योंकि
देखिएगा दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, है ना, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे राजस्थान का हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले बेसिक ही क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों हार्ड टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बेसिक बेसिक क्वेश्चन को जान लेते हैं, उसके बाद फिर से एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है दोस्तों, जरा देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों कभी कभार पूछ लिया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ दोस्तों, 30 MCQ है। ठीक है, और ये क्या है ना दोस्तों ना, जीके पोर्शन है, बिहार का जीके। ठीक है, 30 MCQ बिहार का जीके। और ये जो जीके क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा है, क्या 20 मार्च को, क्या 21 मार्च को, क्या 22 मार्च को, क्या 25 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 मार्च को जो है दोस्तों बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों आपके बिहार का 7th फेज यानी बिहार यानी पीआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, क्या पटना में, क्या सरना में, या फिर कोसी में, या फिर मगध में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पटना में स्थित है बिहार का उच्च न्यायालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि बिहार का राज्य की भाषा है। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार के पीआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। तो बिहार का राज्य की भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। हिंदी एवं उर्दू जो है बिहार का राज्य की भाषा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक ही डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो है जितना भी मैंने यहाँ पे जीके का सिलेक्शन किया हूँ दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि बिहार का राज्य की वृक्ष है। हम क्या बोले दोस्तों कि कभी कभार जो होता है दोस्तों बेसिक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन दे देगा, लेकिन क्या करता है आजकल का स्टूडेंट जो है दोस्तों एडवांस लेवल एडवांस लेवल एडवांस लेवल एडवांस लेवल, है ना, सिर्फ एडवांस लेवल पर ही लगा है। सबसे पहले आपका क्या ना बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों उस टाइम पे आप एडवांस कीजिए, तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, और चीज़ों को समझने में भी मज़ा आएगा। तो देखो दोस्तों, बिहार का राज्य की वृक्ष क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा हुआ, क्या बेल होगा, क्या पीपल होगा, या फिर आम होगा, या फिर नीम होगा। तो 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है सही वाला ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा जो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीपल का पेड़ जो है वो क्या है, बिहार का राज्य की वृक्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5। बिहार का राज्य की पुष्प है। पुष्प बोले तो दोस्तों फूल होता है। क्या होता है दोस्तों ना, फूल होता है। आपके सामने ऑप्शन दिया है, क्या कमल होगा, या गेंदा होगा, या गुलाब होगा, या फिर आपके सामने ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, जिसको नॉन ऑफ दीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी गेंदा फूल जो है बिहार का राज्य के पुष्प है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 6। बिहार का आपसे मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि बिहार का राज्य के पक्षी है। तो बिहार का राज्य के पक्षी क्या है दोस्तों, क्या हंस होगा, या फिर मुर्गी होगा, या फिर कोयल होगा, या फिर गौरैया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गौरैया। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिए हैं। हमें लगता है कि यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। आगे बढ़ें दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। ये तो कोई भी जानता होगा कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं दोस्तों, 38 ज़िले हैं। कितने, 38 ज़िले हैं। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि ये वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ, इसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन जरूर है दोस्तों, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है, देखिएगा कि आपको अगर 100 रुपये इनकम करना है तो दोस्तों अगर आप मान के चलते हैं डेली 10 रुपये बचाते हैं तब जाकर आपका 10 दिन में 100 रुपये बचता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों क्या होगा ना, तो बूंद बूंद पर घड़ा भरता है। सबसे पहले आपको बेसिक बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद एडवांस लेवल का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो बिहार में कुल कितने ज़िले हैं दोस्तों, 38 ज़िले हैं।
ठीक है। कितना? 38 जिले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को इतना इतना भी नहीं मालूम है दोस्तों, बेसिक बेसिक चीज़ भी नहीं मालूम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले बेसिक चीज़ों को करवा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से गारंटी देता हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इसका एडवांस लेवल तक भी मैं आप लोगों का तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, सिर्फ हमारा ये जो चैनल है दोस्तों सीटेड वाला, उस पर आप विजिट कीजिए, उस पर जुड़िए और अपना दोस्त जो भी है दोस्तों, अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए यह वीडियो। उसके बाद दोस्तों अपने सगे संबंधियों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए कि हमारे प्लेटफॉर्म पर जो है, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक चैनल आया सीटेड वाला, जिसमें जो है दोस्तों बिहार का जो 7th फेज की टीचर वैकेंसी निकलने वाली, उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी 38 जिला है। कहाँ पर दोस्तों? ना बिहार में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का अनुमंडल है, मतलब बिहार में यह क्वेश्चन का सीधा साधा मतलब क्या हो गया दोस्तों कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं। तो बिहार में दोस्तों याद रखिएगा भाई मेरे बंधु मेरे, बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। कितने दोस्तों? ना 101 अनुमंडल है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या जो है दोस्तों वो 21 है। कितना है? ना 21 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग डिस्कस कर लिए दोस्तों। हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन रखा हुआ है। 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पटना, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है दोस्तों कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। सबसे पहले हम लोग क्या जाने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या जान रहे हैं दोस्तों ना, कम जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, आप लोगों का एक एक चीज क्लियर होना चाहिए दोस्तों, एक एक चीज स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेखपुरा। ठीक है, शेखपुरा बिहार का एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? आपसे देखिएगा दोस्तों भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? लिंगानुपात। और लिंगानुपात का मतलब सीधा सीधी मतलब होता है दोस्तों कि पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या, वही क्या होता है दोस्तों, वो दोनों का अनुपात को ही बोलते हैं लिंगानुपात। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि बिहार जो राज्य है दोस्तों उसमें सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है ए बी सी एंड डी। आपको यहाँ से चूज करके बताना है दोस्तों कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, मुंगेर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रोहतास जो है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। साक्षरता वाला की बोले मतलब दोस्तों एजुकेटेड पर्सन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, यानी बिहार में किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, क्या किशनगंज होगा या फिर मुजफ्फरपुर होगा या फिर सहरसा होगा या फिर मधुबनी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा बंधु मेरे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी किशनगंज, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला क्या है दोस्तों? क्या इसका अररिया होगा या औरंगाबाद होगा या फिर भोजपुर होगा या फिर बक्सर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औरंगाबाद। ठीक है, वो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? औरंगाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिए हैं और यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। ये हमें अंदाज़ा, ठीक है, मैं ये अंदाज़ा लगा करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। नंबर 1 में दिया दोस्तों किशनगंज, नंबर 2 में दिया है दोस्तों कैमूर, उसके बाद नंबर सी में दिया है गया
गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा भाई मेरे बंधु मेरे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा गया। ठीक है, यानी गया जो है बिहार में है दोस्तों, और वो सबसे ठंडा वाला इलाका है, सबसे ठंडा वाला जिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में सबसे बड़ा नगर है, तो बिहार में सबसे बड़ा नगर का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग डिस्कस कर लिए दोस्तों। हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों, चूंकि ये जीके पोर्शन है। ठीक है, आगे हम दोस्तों आप लोगों का सब कुछ तैयारी करवा देंगे, जैसे जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, सीडीपी हो गया, ये सारे के सारे चीज़ में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सारा चीज़ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ज्योग्राफी भी। ठीक है, तो बिहार में सबसे बड़ा नगर का नाम क्या है ना, पटना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 18 कि बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा लगता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, क्या वैशाली मेला होगा, या फिर मलमास मेला होगा, या फिर सोनपुर का मेला होगा, या फिर विष्णु मेला होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोनपुर का मेला जो है बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कि बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, क्या 1935 को, क्या 1936 को, क्या 1942 को, या फिर 1947 को। तो जरा याद रखिएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था दोस्तों 1936 में। कब? 1936 में अलग किया गया था किसको, बिहार को उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग डिस्कस कर लिए दोस्तों, यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी। तो 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई मेरे बंधु मेरे, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, ए बी और नीचे है दोस्तों सी एंड डी। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके काल में जो है दोस्तों इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1936 में पटना में आयोजित बिहार राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी। तो इसमें आपको चूज करना है कि कौन वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम दयालु सिंह। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ना राम दयालु सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ये मैक्सिमम स्टूडेंट को आता भी है और मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं भी आता है। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 24 कि बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक, आपके सामने ऑप्शन दिया, क्या इसका सही आंसर होगा 1961, या फिर 1972, या फिर 1984, या फिर 1992। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1961। ठीक है, 1961 में हुआ था लागू। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में कितनी भूमि कृषि योग्य है, यानी खेती बाड़ी करने के लिए भूमि कितना है, कहाँ पर ना, बिहार में। क्या इसका आंसर होगा 55.7%, या फिर 66.6%, या फिर 62.5%, या फिर 51.6%। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा बंधु मेरे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 62.5%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। हमें लगता है कि यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद फसल नहीं है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा दोस्तों कि जायद फसल क्या होता है। ठीक है, जायद फसल किसको बोलते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है, क्या इसका आंसर मक्का होगा, या फिर जवार होगा, या फिर जूट होगा, या फिर सरसों होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मक्का जो है दोस्तों वो जायद फसल नहीं, सॉरी,
तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरसों। ठीक है, मक्का भी नहीं होगा दोस्तों, मक्का क्या है, खरीफ फसल है। ज्वार भी नहीं होगा, जूट भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लास्ट वाला इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों। ठीक है, जायद फसल नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है। तो भाई मेरे ये क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा, आपका जो 7th फेज की टीचर वैकेंसी निकलने वाली है बिहार में, ये क्वेश्चन एकदम पूछेगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना मेडिकल कॉलेज पटना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, छठ पूजा में किसकी पूजा होती है। तो छठ पूजा में जो होती है दोस्तों, सूर्यदेव की पूजा की जाती है। किसकी, ना सूर्यदेव को ही ना अर्घ दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस कर लिए हैं, और यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, बिहार के सड़कों की लंबाई कितनी है। तो बिहार में सड़कों की लंबाई कितनी है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी एंड डी। आपको चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों 76,167 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से दोस्तों हम लोग बिहार के 7th फेज टीचर वैकेंसी का स्ट्रेटेजी भी थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन सबसे पहले ये कंप्लीट हो जाए। तो 30 क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। ठीक है, जब 2011 में जनगणना हुआ था दोस्तों, उस वक्त के हिसाब से बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या कितना प्रतिशत है। क्या आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों, क्या 14.87%, या फिर आपका हो जाएगा 15.42%, या फिर 16.87%, या फिर 17.21%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16.87%। ठीक है, और ये किस जनगणना के अनुसार है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है दोस्तों बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या का परसेंट, ठीक है, कितना रहा, 16.87%। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पीआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बीपीएससी पीआरटी में आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, इससे आगे जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा है। यहाँ पे द्वितीय राजकीय भाषा पूछा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिहार का जो पहली राज्य भाषा है दोस्तों, वो है हिंदी। वो क्या है दोस्तों, हिंदी। और मैक्सिमम स्टूडेंट के मन में, मैक्सिमम भाई मेरे बंधु मेरे या फिर मेरे बहनों के मन में यही सवाल होगा कि सर यहाँ पे बिहार में तो सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोला जाता है, तो बिहार का राज्य की भाषा भोजपुरी ना होकर के हिंदी कैसे हो गया। ठीक है, ये हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर का बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल की बात कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं मानता हूं, मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट करता हूं कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी को संविधान के अनुच्छेद में मान्यता नहीं दी गई है दोस्तों। इसके लिए भोजपुरी को बिहार का राज्य की भाषा घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो भोजपुरी को कहीं नहीं मारिएगा, ठीक दोस्तों, नहीं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्दू इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताया कि पहली बिहार की राज्य भाषा क्या है, ना हिंदी है। अगर हम दूसरा बात कर लेते हैं तो दूसरी राज्य भाषा क्या है, ना उर्दू है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उर्दू इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ, और मैंने वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है दोस्तों, जो कि बीपीएससी के एग्जाम में जो होने वाला है शिक्षक वाला, ठीक है, या फिर उसमें आया हुआ है, या फिर आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है दोस्तों कि बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बिहार सरकार द्वारा जो है दोस्तों प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है ना, 5 अक्टूबर को। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मैं यहाँ पे हर बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल व पश्चिम बंगाल दोनों से स्पर्श करती है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पीआरटी के बीपीएससी पीआरटी वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पीआरटी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जीएस से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है सुपौल, नंबर बी ऑप्शन में दिया है दोस्तों मधुबनी, नंबर सी में दिया है दोस्तों अररिया, नंबर डी में दिया है दोस्तों किशनगंज। आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही हो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, किशनगंज इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए दोस्तों। मैं इसको एकदम मार्क करके रख लीजिए, VVIMP मीन्स क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द BPSC PRT एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला है। आपके सामने ऑप्शन में ए में दिया है मधेपुरा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है किशनगंज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है शेखपुरा, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन में दिया है दरभंगा। तो दोस्तों मेरे बताओ इसका आंसर क्या होगा, एकदम जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों शेखपुरा। क्या हो जाएगा, शेखपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी। तो फाग राग के गीतों की रचना किसने किया था दोस्तों। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, ABCD आपको चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवल किशोर सिंह जी ने। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से हुआ है दोस्तों ना, अशोक का लघु शिला क्षेत्र लघु शिलालेख जो है दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो हुआ है दोस्तों आपका सहसराम से। कहाँ पर, सहसराम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ दोस्तों, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से बोल रहा हूँ कि जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार का नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव जिसको हम लोग नालंदा महाविहार के नाम से भी जानते हैं, उसका पता किसने लगाया था। क्वेश्चन में ये पूछा है। आपके सामने ऑप्शन में दिया है, क्या कनिंघम ने लगाया था, या फिर अलेक्जेंडर ने लगाया था, या फिर लॉर्ड कैनिंग ने लगाया था, या फिर वैकेंसी ने लगाया था। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिंघम। ठीक है, कनिंघम ने क्या किया था ना, नालंदा महाविहार का पता लगाया था। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन ए में दिया है कि बिहार के किसान आंदोलन के साथ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ठीक है, बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था।
इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? आपके सामने ऑप्शन दिया है ए नंबर में कि ऋग्वैदिक काल में, या फिर महाजनपद काल में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उत्तर वैदिक काल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी पीआरटी वाले एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सोनपुर मेला को कहते हैं। तो सोनपुर मेला को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन में आपसे यह पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पीआरटी वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर क्षेत्र मेला। क्या कहते हैं ना? हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? क्या इसका आंसर सरयू नदी होगा, क्या गंगा नदी होगा, क्या गंडक नदी होगा, या फिर सोन नदी होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंडक नदी। क्या हो जाएगा? गंडक नदी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12। बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष जिसको हम लोग पेड़ के नाम से जानते हैं, क्या आपका आंसर बेल होगा, ऑप्शन नंबर बी पीपल होगा, या फिर आम होगा, या फिर नीम होगा? तो भाई मेरे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीपल जो है वो बिहार का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में पूछा कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? वर्तमान समय में जो है दोस्तों बिहार में कुल कितने अनुमंडल है ना? 101 अनुमंडल है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ दोस्तों? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका मुंगेर है। तो इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंगेर। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है जरा देख लीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिला में होता है? तो बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों वो आपका किशनगंज में होता है। कहाँ पर होता है? किशनगंज में होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? और नमक सत्याग्रह जो है दोस्तों इससे संबंधित आपके पीआरटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ 110% इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा 6 फरवरी 1921, या फिर ऑप्शन नंबर बी सही होगा 6 फरवरी 1929, या फिर ऑप्शन नंबर सी सही होगा 15 अप्रैल 1930, या फिर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 7 अप्रैल 1934। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कि 15 अप्रैल 1930, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कौन वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 15 अप्रैल 1930, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन क्या है जरा देखिए कि बिहार का अलग राज्य के रूप में गठन की मांग कब की गई थी? तो बिहार का जो है अलग राज्य के रूप में गठन किया गया था, सॉरी गठन की मांग किया गया था 1906 में। कब किया गया था? 1906 में किया गया था। ठीक है, तो इससे पहले क्या था दोस्तों? बिहार झारखंड एंड बंगाल। ठीक है, वो तीनों एक था। 1905 में क्या किया ना, लॉर्ड कर्जन ने क्या करवा दिया ना, बंगाल का भी विभाजन करवा दिया। बंगाल का विभाजन होते ही 1906 में जो है दोस्तों बिहार का अलग राज्य के रूप में गठन करने की मांग सामने आई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1906 में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए
क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 क्या आंसर है दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो बिहार विधानसभा में वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिया है 243, 240, 245, 246। इसमें से आपको चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बिहार में वर्तमान समय में 243 विधानसभा हैं। ठीक है, विधानसभा के सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। मीन्स क्या हो गया दोस्तों, बिहार और झारखंड को कब अलग अलग राज्य घोषित कर दिया था। तो कब किया था दोस्तों ना, 15 नवंबर 2000 को किया गया था। कब ना, 15 नवंबर 2000 को किया गया था। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, या फिर बिहार झारखंड से कब अलग हुआ, या फिर बिहार और झारखंड को अलग अलग राज्य कब बना दिया गया। और ये भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी पीआरटी वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन को कम पता कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, 15 नवंबर 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ दोस्तों, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहारी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, आपके सामने ऑप्शन दिया है, क्या बाबूजी प्रसाद थे, या फिर बाबू गोपाल थे, या फिर बाबू महेश्वर प्रसाद थे, या फिर बाबू राम प्रसाद थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है दोस्तों कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 का अधिवेशन हुआ था। किस स्थान पर हुआ था दोस्तों, आपसे यह पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया है हरिपुरा में, या फिर रामगढ़ में, या फिर गया में, या फिर पटना में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गया में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे। जब 1857 की क्रांति हो रही थी दोस्तों, तो उस समय पे बिहार के राजा कौन थे, सॉरी बिहार के नेता कौन थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, सही आंसर। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में यह पूछा गया कि किस मुगल शासक ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। आपके सामने ऑप्शन दिया है अकबर, जहांगीर, हुमायूं, या फिर बाबर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ठीक है, अकबर ने क्या किया था ना, बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय पे बिहार को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अगर उसके पहले की बात किया जाए तो उसको मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो हैं दोस्तों, सभी स्टूडेंटों को पता है वो कौन थे, चाणक्य, जिसका बचपन का नाम कौटिल्य था। ठीक है, इसको और एक नाम से जानते हैं, कौटिल्य के नाम से जानते हैं। और ये जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस कर लिए, और 24 तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है दोस्तों जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। और जयप्रकाश नारायण जो है दोस्तों आपके बीपीएससी पीआरटी वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण सिंह पार्टी से संबंधित थे। तो किस पार्टी से संबंधित थे, आपके सामने ऑप्शन में दिया है, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या राष्ट्रवादी पार्टी, या फिर समाजवादी पार्टी, या फिर किसान सभा से संबंधित थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके पीआरटी वाले एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे, तो 110% चांस है कि पूछेंगे ही पूछेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लिया है दोस्तों, न 45.85%। कितना, न 45.85% लिया है, और झारखंड राज्य का गठन किया गया था।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों कि मत पूछिए कि किसे बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। सॉरी, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? क्या अजय को कहा जाता है, या फिर क्या कोसी को कहा जाता है, या फिर फोन को कहा जाता है, या फिर भागमती को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। ठीक, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक डिस्कस कर लिए। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है कि बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में से है? ठीक है, अमरकंटक में होता है या फिर अमरकंटक में है? आपके सामने ऑप्शन दिया है, क्या कोयल हो जाएगा, क्या सोन नदी हो जाएगा, क्या पुनपुन नदी हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है बिहार में डालमिया नगर, ठीक है, डालमिया नगर किसके लिए मशहूर है? तो बिहार में डालमिया नगर जो है दोस्तों वो किसके लिए दोस्तों? ना चमड़ा बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सॉरी मशहूर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार राज्य में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, क्या सांभर झील, या फिर अनुपम झील, या फिर सुखना झील, या फिर कामा झील? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुपम झील हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो चाहता है कि इस बार सीटेट जुलाई 2023 को फोड़ डालेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, भाई मेरे अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो भाई मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी के बाद में। तो शुरू कब कर दिया था दोस्तों? 1858 ईस्वी में ही शुरू कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद से ये लोग का नीति यही था कि क्या करेंगे ना, आपस में यानी भारतीयों को आपस में लड़ा देंगे और क्या करेंगे दोस्तों ना, हम लोग शासन करेंगे। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ना 1858 ईस्वी के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे? 1858 ईस्वी के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने जब वीडियो को शुरू किया दोस्तों तो उसी टाइम बता दिया कि हम लोग 30 क्वेश्चन हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार महत्वपूर्ण नहीं दोस्तों, इसको जितना बार आप लोग महत्वपूर्ण बोलिएगा उतना कम है, क्योंकि मैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ, लेकिन बहुत ही जबरदस्त होने वाली है ये 30 क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, यह हम लोगों का सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है दोस्तों 1856 ईस्वी में बना। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं दोस्तों कि विधवा पुनर्विवाह होता क्या है। तो उस वक्त जो है दोस्तों महिलाओं का जो हस्बैंड मर जाता था उसको दोबारा शादी करने की अधिकार नहीं थी, लेकिन 1856 ईस्वी में कानून बना। इसके बाद महिलाओं को दोबारा शादी करने की इजाज़त दी जाती थी। ठीक है, उस समय पे इजाज़त नहीं दिया जाता था, ठीक है, विधवा लोगों को शादी करने का। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत? हमें लगता है यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ रहे हैं, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इंग्लैंड में जो है दोस्तों गृह युद्ध चला था आपके 7 वर्षों तक। कितना दोस्तों? ना 7 वर्षों तक चला था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो
इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा आर्य अवधि में, और ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ये सारे क्वेश्चन को कम मत आइएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को रट जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों 30 ही एमसीक्यू भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग 30 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 30 क्वेश्चन जो होने वाला है दोस्तों ना एटम बम की तरह काम करेगा आपके सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो है दोस्तों वो अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का ना? अफगानिस्तान का शासक था, और ये भी आपके सीटेट के परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन साल के लिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो मुगल काल ने जो है दोस्तों मुगल काल में सर्वप्रथम जो है दोस्तों अंग्रेजों ने अपना कारखाना सूरत में स्थापित किया था, और वो कारखाना किसका था दोस्तों? कपड़ा का था। किसका था? कपड़ा का कारखाना था, यानी कपड़ा का फैक्ट्री डाला था। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वह दिन कौन सा था और वह वर्ष कौन सा था? मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिए हैं, तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, तो पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि का नाम है दोस्तों निजाम। क्या नाम है? निजाम। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु का नाम है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है ना? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इसके नाम से बहुत सारे आप लोगों को स्कूल भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, दिल्ली में हो गया, उसके बाद पटना में हो गया, झारखंड में हो गया, यह अलग अलग स्टेट्स में देखिएगा दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह के नाम से स्कूल मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? कुचिपुड़ी। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये क्वेश्चन को आप लोगों को रट जाना है। क्वेश्चन में पूछा है कि दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। कहाँ पर? ना आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिए, यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ें दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से ताजमहल से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके सीटेट के पेपर में ताजमहल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखिए, और यहीं से आप लोगों का 3-4 क्वेश्चन क्लियर होने वाला है, मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ पहले ही। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का जो डिज़ाइन ताजमहल का डिज़ाइन जो तैयार किया था दोस्तों उसका नाम था उस्ताद ईसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपके सीटेट में यह पूछा गया था दोस्तों कि ताजमहल के पीला पड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिएगा दोस्तों उसका आंसर होगा अम्लीय वर्षा। क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा, और यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी क्वेश्चन आपका एक बार पूछा हुआ है दोस्तों कि ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद ईसा। और ताजमहल का जो पीला पड़ने का मुख्य कारण है उसका कारण क्या है ना? अम्लीय वर्षा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग रट जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन है दोस्तों कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो उस राजा का नाम है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसका क्या नाम है दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो गया दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों यहाँ पे सस्पेंस रखेंगे थोड़ा सा हम। क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? जल्दी बताइए दोस्तों, आप लोगों के पास वक्त कम है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। किसका दोस्तों? आर्य समाज का स्थापना किया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग डिस्कस कर लिए दोस्तों, हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा कि भारत की पहली महिला शासक कौन बनी थी?
आप लोगों को पता ही होना चाहिए दोस्तों कि भारत की पहली महिला शासक जो थी रजिया बेगम, और इसी का नाम होता है दोस्तों रजिया सुल्तान के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? न रजिया सुल्तान के, और इसी का नाम है दोस्तों रजिया बेगम। ठीक है, तो रजिया बेगम को जो है भारत की पहली महिला शासक माना जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? दयाराम साहनी ने। कब दोस्तों? 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था हड़प्पा सभ्यता का खोज। हड़प्पा सभ्यता हो गया दोस्तों, मोहनजोदड़ो हो गया दोस्तों, उसके बाद कालीबंगा हो गया। ये सबसे संबंधित आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों इस बार जुलाई में जो आप लोगों का सीटेट एग्जाम होगा उसमें भी पूछा ही जाएगा। ठीक है, मैं 110% गारंटी देता हूँ, एकदम पूछा जाएगा दोस्तों उसमें। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को कम मत आकिएगा दोस्तों, एक टाइम खाना नहीं खाइएगा, लेकिन ये क्वेश्चन को रट जाइएगा। क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपना शरीर को त्याग दिया था, वह कौन था? वह जो व्यक्ति था दोस्तों उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है दोस्तों? न चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर किसने स्वतंत्र किया? यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। तो यह क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ना? मुर्शिद कुली खान। क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खान हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 17। मानव भूगोल का पितामह किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जो पितामह होता है दोस्तों कार्ल रिटर है। और क्वेश्चन में आपका यह पूछा गया था दोस्तों कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भूगोल का पितामह किसे कहा जाता है? तो भूगोल को अंग्रेजी में हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं। तो ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो ये तीनों क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो मैंने यहाँ पे पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों आप लोगों से? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। उसके बाद भूगोल को ज्योग्राफी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ने एरिस्टोस्थेनेज। क्या हो जाएगा? एरिस्टोस्थेनेज। सबसे पहले जो है दोस्तों भूगोल को डिफाइन किया था किसने दोस्तों? एरिस्टोस्थेनेज ने। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला था कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कहा जाता है एरिस्टोस्थेनेज को। किसको? एरिस्टोस्थेनेज को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए। तो यहाँ तक मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि किसी प्रकार से आप लोगों को समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत हुआ है? हमें लगता है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में जो है दोस्तों संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। तो संविधान से बहुत सारे आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय व्यवस्था। इंग्लैंड से क्या लिया गया है दोस्तों ना भारत का संविधान में? तो भारत का संविधान में इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था को इंक्लूड किया गया है, लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों से जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है संविधान से क्वेश्चन, जरा गौर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है दोस्तों जो अभी डिस्कस किए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, ये तो पूछा ही हुआ है। उसके बाद आपके सीटेट 2018 में पूछा हुआ था दोस्तों क्वेश्चन कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकारा गया। इस क्वेश्चन का जो है दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर जो है वो गलत ठोक करके आ गया था। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होता, लेकिन स्टूडेंट ने गलत मार के चलाया, गलत टिक लगा दिया है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर लगाया था क्या दोस्तों ना 26 जनवरी 1950 यही लगाया था। लेकिन दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 में संविधान को अपनाया नहीं गया था, लागू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो हम क्वेश्चन बोले दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कब दोस्तों ना 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर कब? 1949 को क्या की हुआ था दोस्तों ना संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकारा गया था। ठीक है, संविधान को स्वीकारा गया था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है दोस्तों संविधान को पूरे भारत में लागू कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस कर लिए हम लोग, जो कि आपके सीटेट में आया हुआ है या फिर पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। अभी अगर मान के चलते हैं संविधान के बारे में लेक्चर देना शुरू कर दें दोस्तों, तो यह वीडियो हम लोगों का 1 घंटा से ऊपर बन जाएगा, ठीक है। तो संविधान का भी आप लोगों का वीडियो लेकर के आऊँगा दोस्तों मैं आप लोगों के लिए। तो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सरकारों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो सरकारों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था अरस्तु ने। किसने दोस्तों? अरस्तु ने, जो कि पॉलिटिकल साइंस के पितामह है अरस्तु, ठीक है। वही अरस्तु ने सरकारों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है? सिर्फ संसद कर सकता है, ना ही प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ना ही राष्ट्रपति कर सकते हैं, और ना ही ये मतलब कोई भी कर सकते हैं दोस्तों, ना ही सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो है दोस्तों वो संसद ही कर सकता है, संसद के अलावा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? ये तो सभी को पता है, हिमालय स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? ना हिमालय स्थित है। ये तो सभी लोगों को पता है, और जिसको जिसको नहीं पता है दोस्तों वो आज से जान लें कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? ना हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। तो भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी और सबसे ऊंची शिखर दोनों अलग अलग चीज़ है दोस्तों। इसमें जो है स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि ऊंची चोटी और ऊंची शिखर। अगर हम सबसे ऊंची शिखर की बात करें तो दोस्तों उसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? 8,850 मीटर, ठीक है। आगे 49 था, अब 50 हो चुका है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऊंची चोटी वाली क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मतलब क्वेश्चन देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे चोटी दिया हुआ है और शिखर, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और उम्मीद करते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। और ये आपके सीटेट के परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग रट जाइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जितना भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ कि सारा का सारा वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और वही क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ दोस्तों जो क्या आपके परीक्षा में आने वाले होते हैं, या फिर आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का भी मॉडल सेट 1 है दोस्तों। अब से जो है दोस्तों आप लोगों का क्लासेस शुरू हो चुका है, ठीक है। तो फटाफट क्या कीजिए ना, हमारे चैनल सीटेट वाला को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 24। सदाबहार वन किस जलवायु में पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ दोस्तों जरा समझ लीजिए। सदाबहार वन में जो है दोस्तों किस प्रकार की जलवायु पाया जाता है, क्वेश्चन में यह पूछा गया है, और ये आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो पृथ्वी के जो है दोस्तों 29% भाग पर क्या है? स्थल है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिए, और उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो आगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा कि मानसून की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो मानसून की उत्पत्ति जो होती है दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के सामने होती, निकट में होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर न कर्क और मकर रेखा के निकट, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस कर लिए हैं, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 27। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों मासिनराम। और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मासिनराम कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? और इसका आंसर दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा ना? मासिनराम, ठीक है। और वो रही बात की बात। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को, ठीक है। तो भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? यह भी आपके सीटेट के परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन पंजाब केसरी के नाम से जाने जाने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों? ना लाला लाजपत राय,
ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट जुलाई 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपका जो है दोस्तों बछेंद्री पाल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मधुमक्खी से पूछे जाते हैं। वो आप लोगों को डोंट वरी दोस्तों, आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं लेना है, जितना टेंशन लेना हमें लेना है। हम आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों किसी प्रकार से भी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, तो किसके द्वारा भारत एक खोज पुस्तक लिखी गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत एक खोज जो है दोस्तों पुस्तक वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? ना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से संबंधित पहली महिला कौन थी? ये क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि क्या मैं बोलूं आप लोगों को। तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित पहली महिला का नाम था मदर टेरेसा। क्या नाम था दोस्तों? मदर टेरेसा, ठीक है। ये पहली महिला थी जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। और हाँ, लास्ट में मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा दोस्तों। और ये डिस्कशन जो होने वाला है सीटेट जुलाई 2023 के रिगार्डिंग होगी। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों का सेकंड डिस्कशन जो होने वाला है दोस्तों बिहार 7th फेज टीचर वाला की क्लासेस के ऊपर होगा, ठीक है। तो देखिए भाई मेरे बंधु मेरे, तो सबसे पहले जो है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे कि सीटेट जुलाई 2023 के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन में ये कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं जिस डायरेक्शन में आप लोगों को जाने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ आप लोग वही डायरेक्शन में चलिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों 110% आप लोगों का सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। यदि आप लोगों को किसी को और नोट्स चाहिए दोस्तों तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक नंबर देता हूँ दोस्तों, सॉरी मैं डिस्क्रिप्शन पर एक नंबर दे दूंगा, उसमें आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओनली फॉर व्हाट्सअप दोस्तों, उसमें कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है। नोट्स के लिए है ना, नोट्स के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर मैं आप लोग एक काम कीजिएगा दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा अपना अपना नाम लिख करके उसके बाद फ़ोन नंबर के साथ कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ पर हम क्या करेंगे ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देंगे और सारे स्टूडेंट को जोड़ देंगे। तो हो सकता है दोस्तों उसमें क्या होगा कि सारे स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाएंगे, तो सारे के पास नोट्स चला जाएगा दोस्तों। क्योंकि मैं उसमें जो है स्टडी मटेरियल डालूंगा, उसमें प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा, उसमें जो है दोस्तों आप लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, ठीक है। 2022 का देखिएगा दोस्तों किसी के पास आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। 2022 वाला जो एग्जाम हुआ दोस्तों किसी के पास जो है क्वेश्चन पेपर नहीं होगा दोस्तों, लेकिन मेरे पास है ना, मेरे पास इसका भी कंटेंट अवेलेबल है दोस्तों। तो आप लोगों को अब जो है दोस्तों डेली मिलने वाली है मटेरियल, ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से मिलने वाली है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत। और सेकंड वाला डिस्कशन जो है दोस्तों बिहार 7th फेज वैकेंसी वाला, उसको थोड़ा सा भी हम सस्पेंस रखना चाहते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए मैं दोस्तों सरप्राइज ये कर रहा हूँ, ठीक है। जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को जो है खुशखबरी देने वाला हूँ बिहार 7th फेज टीचर वैकेंसी को लेकर के, उसकी क्लासेस के बारे में लेकर के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को सस्पेंस में ही रखना चाहूँगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।